नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल यूपीएससी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा यह टॉपिक है वह है साहित्यिक भाषा के रूप में ब्रज भाषा का विकास। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा के दृष्टिकोण से। साहित्यिक भाषा के रूप में ब्रज भाषा का विकास। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जो कि भारत के जाने माने भाषाविद हैं, उनके अनुसार ब्रज शब्द का क्या अर्थ है, सबसे पहले यह देख लेते हैं। ब्रज का पुराना अर्थ है पशुओं या गायों का समूह या फिर चारागाह। पशुओं या गायों का समूह अथवा चारागाह को ब्रज कहा जाता था पहले। और ये जो ब्रज भाषा है, इसका जन्म हुआ था 1000 ईस्वी के आसपास। ब्रज भाषा का जन्म हुआ था 1000 ईस्वी के आसपास। और यद्यपि यह बोली है, लेकिन इसे भाषा क्यों कहा जाता है? क्योंकि मध्य युग में या फिर मध्यकाल में यह साहित्यिक भाषा थी। साहित्य में प्रचुर मात्रा में इसका प्रयोग किया जा रहा था तथा पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों में भी ब्रज भाषा में बहुत सारी रचनाएं रची जा रही थी, रचनाएं लिखी जा रही थी। इसीलिए इसको, यह यद्यपि बोली है, ब्रज भाषा यद्यपि बोली है, लेकिन इसे भाषा की संज्ञा प्रदान की गई। हिंदी साहित्य के इतिहास में ब्रज भाषा की अत्यंत समृद्ध एवं सुदीर्घ परंपरा रही है, बहुत बड़ी परंपरा रही है। लगभग 600 वर्षों तक ब्रज भाषा मध्यकाल में प्रयोग में लाई जाती रही। और ब्रज पश्चिमी हिंदी की एक प्रमुख बोली है। जैसे पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, वैसे ही जो ब्रज है यह पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है। इसको ध्यान में रखना है आपको। पश्चिमी हिंदी की एक प्रमुख बोली है और यह किससे विकसित हुई है? शौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अपभ्रंश के अलग अलग क्षेत्रीय रूप है, मैं पिछले लेक्चर्स में आपको पढ़ा चुका हूं, तो मैं ज्यादा बार बार जोर नहीं डालूंगा। तो ब्रज पश्चिमी हिंदी की एक प्रमुख बोली है जो कि शौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। और ब्रज भाषा का प्रयोग क्षेत्र, किन किन क्षेत्रों में ब्रज भाषा का प्रयोग होता रहा है? आज ब्रज भाषा उत्तर प्रदेश के मथुरा, अलीगढ़, आगरा, है ना, मथुरा, अलीगढ़, आगरा, बुलंदशहर, एटा, मैनपुरी, बदायूं तथा बरेली जिले में, हरियाणा में गुड़गांव, पूर्वी पट्टी, गुड़गांव जिले की पूर्वी पट्टी, राजस्थान में भरतपुर, धौलपुर, करौली तथा जयपुर के पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश में ग्वालियर के पश्चिमी भाग में बोली जाती है। लेकिन ये अंतिम बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो है, किंतु विशुद्ध ब्रज भाषा मथुरा, अलीगढ़ और आगरा जिले में बोली जाती है। विशुद्ध जो ब्रज भाषा है वह मथुरा, अलीगढ़ और आगरा जिले में बोली जाती है। और ये ब्रज भाषा की कुछ बोलियां भी है। ब्रज भाषा की क्या है, कुछ हमारे पास ब्रज भाषा की कुछ बोलियां भी है। आइए उसको देख लेते हैं पहले। ब्रज भाषा की बोलियां, ब्रज भाषा की बोलियां कौन कौन सी है? स्थानीय भेद के कारण ब्रज भाषा की कई बोलियां भी हैं, जिनमें से कुछ अपने प्रभाव के कारण उल्लेखनीय है। जैसे ब्रज भाषा की बोलियां कौन कौन सी है जो आपको जानना चाहिए? यह भुक्सा है जो नैनीताल में प्रयोग में लाई जाती है। गांव वारी है जो आगरा जिले के पूर्वी भाग में प्रयोग में लाई जाती है। ढोलपुरी है ढोलपुर में, जादोबाटी, भरतपुर, करौली, डांगी, धौलपुर और पूर्वी जयपुर, अंतरवेदी, एटा, मैनपुरी, बदायूं और बरेली, और मथुहरी, मथुरा और वृंदावन। ये आपको सिर्फ संक्षेप में समझ लेना है, क्योंकि आपको जो मैं नोट्स उपलब्ध करवाऊंगा अपनी वेबसाइट में, तो उसमें जो आपके काम की चीजें हैं उसको आप शॉर्ट करके आप नोट्स बना सकते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, क्योंकि जो ऑडियो विजुअल का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है, देर तक आप याद रख पाते हैं। तो कम करते करते आप जितने भी शब्द आपको लिखने हैं परीक्षा में, उन महत्वपूर्ण बातों को आप लिख पाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रज भाषा के प्रयोग के विभिन्न चरण, तो आपको बताना है कि ब्रज भाषा के प्रयोग के विभिन्न चरण कौन कौन से थे। ब्रज भाषा के प्रयोग के विभिन्न चरणों का अध्ययन हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। पहला कौन सा है? ब्रज भाषा का प्रारंभिक प्रयोग। अलग अलग समय में ब्रज भाषा का प्रयोग किस प्रकार से किया गया, कौन कौन सी उल्लेखनीय कृतियां हैं, उनके लेखक अथवा कवि कौन है, यह हमको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सूर पूर्व की ब्रज भाषा। ब्रज भाषा का प्रारंभिक रूप प्रयोग माना जाता है सूरदास से पूर्व ब्रज भाषा का रूप किस प्रकार का था, क्योंकि सूरदास तो ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि है मध्यकाल के। तो आरंभिक चरण की ब्रज भाषा शौरसैनी अपभ्रंश से धीरे धीरे अपना रूप ग्रहण कर रही थी। यद्यपि ब्रज भाषा का प्रयोग 18वीं शताब्दी में पहली बार हुआ। ब्रज भाषा का प्रयोग कब हुआ? ढंग से हुआ था 18वीं शताब्दी में पहली बार इसका प्रयोग हुआ था। तो इसको आपको ध्यान में रखिए, 18वीं शताब्दी में पहली बार इसका प्रयोग हुआ। तथापि किसी न किसी रूप में इसकी भाषिक प्रवृत्तियां पहले भी दिखाई देती थी। पहले भी किसी न किसी रूप में ब्रज भाषा प्रयोग में लाई जाती थी। और इसके पूर्व यह
पिंगल तथा भाखा के नाम से प्रसिद्ध थी। 18वीं शताब्दी के पहले ब्रज भाषा को क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था पिंगल और कहा जाता था भाखा। ये इसके पुराने नाम है। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह नाम के विद्वान हैं। इनके अनुसार महाराष्ट्र में रचित ब्रज भाषा काव्य का कुछ संकेत चालुक्य नरेश सोमेश्वर के सन 1127 में रचित मानसोल्लास नामक ग्रंथ में मिलता है। तो यह सूर्य पूर्व ब्रज भाषा की बहुत उल्लेखनीय कृति है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेमचंद्र का जो व्याकरण है, हेमचंद्र के व्याकरण के उद्धृत दोहों एवं उनके कोश देसी नाममाला, कोई इन्होंने डिक्शनरी बनाई होगी, इसमें संग्रहित शब्दों में ब्रज भाषा का पूर्व रूप झलकता है। क्योंकि हम सूर्य पूर्व ब्रज भाषा पर चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ ही पिंगल बोला जाता था पहले, नहीं, यहाँ पे आपने पढ़ा हुआ है, इसको पिंगल भी बोला जाता था ब्रज भाषा को। तो पिंगल की प्रामाणिक रचनाओं में श्रीधर व्यास का रणमल्ल छंद प्राकृत पेंगलम इत्यादि में चारण शैली के पद, पृथ्वीराज रासो के प्रमाणित छप्पय, उक्ति व्यक्ति प्रकरण तथा कीर्तिलता, इसमें भी ब्रज भाषा का पूर्व रूप दिखाई देता है। ब्रज भाषा का प्रारंभिक रूप इन कृतियों में दिखाई देता है। और सिद्धों और नाथों की भाषा, सिद्धों और नाथों की सधुकड़ी भाषा, सिद्धों और नाथों की भाषा को सधुकड़ी भाषा कहा जाता है। इसको कबीरदास जी प्रयोग में लाते थे। इसमें भी ब्रज भाषापन दिखाई देता है। और गोरखनाथ के जो गुरु हैं मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ के गुरु कौन है? मत्स्येंद्र नाथ। इनके भी कई पदों में ब्रज भाषा का पूर्व दिखाई देता है। ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है ब्रज भाषा के संबंध में। ब्रज भाषा का पहला स्वतंत्र प्रयोग करने का श्रेय आदिकालीन कवि अमीर खुसरो को दिया जा सकता है। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का भी प्रयोग किया जाता, खड़ी बोली हिंदी का भी पहला कवि कहा जाता है। तो इसमें इनका स्वतंत्र प्रयोग अमीर खुसरो ने किया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यद्यपि उनकी भाषा में फारसी, खड़ी बोली और अवधी तीनों भाषिक परंपराएं मिलती है, पर निश्चित रूप से उनकी रचनाओं में ऐसे कई उदाहरण हैं जो ब्रज भाषा के मधुर रूप का आभास कराते हैं। मतलब स्वतंत्र रूप से इन्होंने इसका प्रयोग किया था। जैसे ये पंक्तियां आप उद्धृत कर सकते हैं। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पीयू को दो भरे भय एक रंग। ये जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन है जो आपको अपने परीक्षा में लिखना ही है, इसको ब्रज भाषा का पहला महत्वपूर्ण कृति माना जाता है। 14वीं सदी में कवि सुधीर अग्रवाल की प्रद्युम्न चरित्र 1354 ईस्वी में ब्रज भाषा के कुछ लक्षण प्राप्त होते हैं और इसे ही ब्रज भाषा की पहली रचना कहते हैं। यदि कोई पूछे कि ब्रज भाषा की पहली रचना कौन सी है, तो प्रद्युम्न चरित्र है। कवि सुधीर अग्रवाल की जो कृति है प्रद्युम्न चरित्र, और यह सन 1354 ईस्वी में लिखी गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको परीक्षा में लिखना ही है एनी हाउ। इसके बाद ब्रज भाषा काव्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कवि के रूप में विष्णुदास का नाम आता है और इनकी 4 रचनाएं प्रकाश में आई। महाभारत कथा, स्वर्गारोहण, रुक्मणी मंगल और स्नेह लीला। तो ये सूर्य पूर्व की रचनाओं महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसके बाद महाराष्ट्र के एक महान संत कवि हुए हैं संत नामदेव। इन्होंने भी कुछ पदों की रचनाएं की है और जिनमें ब्रज भाषा के शब्द मिलते हैं। और ये अर्जुन देव जो सिखों के बहुत ही प्रसिद्ध गुरु हुए हैं, 5वें गुरु अर्जुन देव। तो ये इसको आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने अपनी वाणी और अपने पूर्व के 4 गुरुओं, उनके पूर्व जो 4 गुरु हुए हैं, ये तो 5वें गुरु थे, देव, अंगद, रामदास और अमरदास के अतिरिक्त कबीर, त्रिलोचन, बेनी, रामानंद, धन्ना, पीपा, सेन, रैदास आदि भक्तों की वाणी का इन्होंने संग्रह किया है, जिनमें ब्रज भाषा का तत्कालीन रूप मिलता है। और गुरु अर्जुन देव की भाषा कैसी थी? गुरु अर्जुन देव की भाषा पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा कही जा सकती है। तो ये गुरु अर्जुन देव की जो की भाषा है वह है पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा कही जा सकती है। ये आपने देख लिया। अब हम देखते हैं सूरदास युगीन ब्रज भाषा। वास्तव में ब्रज भाषा को चरम स्थिति तक पहुंचाने में साहित्यिक रूप से जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वह सूरदास जी और जो अष्टछाप के जो 8 कवि हैं उनका योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सूरदास के साथ साथ। तो जो विठलनाथ जी है, इन्होंने क्या किया था? 1565 ईस्वी में इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। विठलनाथ जी ने 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की, जिसके अंतर्गत 8 कवि को उन्होंने शामिल किया। वो कौन कौन से थे? सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, कुंभन दास, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी। इन्होंने कृष्ण भक्ति काव्य के लिए ब्रज भाषा को अपनाया और साहित्यिक उत्कृष्टता प्रदान की।
इस प्रकार जो अष्टछाप के कवि हैं ब्रज भाषा दोनों के एक दूसरे के पूरक थे, उन्होंने उसको बहुत ही ऊंचाई तक पहुंचाया। थोड़ा हम सूरदास जो ब्रज भाषा के सफलतम कवि हैं उनके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। भाषा वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस प्रकार जायसी और तुलसी को पाकर अवधि धन्य हो गई थी, उसी प्रकार सूर को पाकर ब्रज भाषा धन्य हो गई थी। कि पिछले एपिसोड में मैंने चर्चा किया है कि अवधि का साहित्यिक भाषा के रूप में उद्भव और विकास किस प्रकार हुआ, तो उसे भी आप जाकर जरूर देखें। और बहुत ही बेहतरीन सीरीज में चला रहा हूं, तो मेरे सारे लेक्चर्स आप देखें, मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। तो जिस प्रकार जो जायसी हैं प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं, और तुलसी हैं जो सगुण भक्ति धारा के, राम भक्ति धारा के जो कवि हैं, इन्होंने अवधि को श्रेष्ठतम बहुत ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचाया है और श्रेष्ठतम साहित्यिक रचनाएं प्रदान की हमें, जैसे रामचरितमानस है और जायसी की पद्मावत है। उसी प्रकार सूरदास जी को पाकर ये ब्रज भाषा भी धन्य हो गई थी। सूरदास ने ब्रज भाषा में लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की है। कितने महत्वपूर्ण बात है, देख सकते हैं आप। सूरदास ने ब्रज भाषा में लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की है। उनकी भाषा का महत्व इस बात में है कि वह कई क्षेत्रों से जुड़ी होकर भी एकदम स्वाभाविक है, और उनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा का आरंभिक उदाहरण होकर भी चरम रूप से सफल भाषा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये लाइन, बहुत ही महत्वपूर्ण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि सूर सागर किसी पहली से चली आ रही परंपरा का, चाहे वह मौखिक रही हो, पूर्ण विकास सा जान पड़ता है, चलने वाली परंपरा का मूल रूप नहीं। मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि सूर सागर को पढ़कर ऐसा लगता है कि वह पहले से कोई परंपरा चली आ रही है ब्रज भाषा की, जो बहुत ही सफल है, समृद्ध है, स्थापित है, उसी का यह विकास है। मतलब पहले से ही ब्रज भाषा समृद्ध रही है इनके हिसाब से। पुनः वे कहते हैं सूरदास की भाषा सिर्फ प्रारंभिक ब्रज भाषा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, गुणवत्ता की दृष्टि से भी उनकी भाषा इतनी सफल रही है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहना पड़ा, यह रचना इतनी प्रगल्भ और इतनी कलापूर्ण है कि आगे आने वाली कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर्य की जूठी सी जान पड़ती है। प्राय कई परीक्षाओं में यह पूछा जाता है। मतलब सूरदास जी ने इतनी मैच्योर यहाँ पर रचना की है, इतनी बेहतरीन रचना की है कि आगे जितने भी कवि जिन्होंने आए हैं ब्रज भाषा के, जिन्होंने श्रृंगार और वात्सल्य की रचनाएं रची है ब्रज भाषा में, तो ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने सूरदास जी का नकल किया है। सिर्फ मौलिकता कहाँ पाई जाती है? सूरदास जी में। और अष्टछाप के जो अन्य कवि हैं, अष्टछाप के अन्य कवि हैं नंददास, कृष्णदास, परमानंदास, चतुर्भुजदास, कुंभनदास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी। इन्होंने ब्रज भाषा को वाग वैदग्ध और काव्य लालित से युक्त किया है। वाग वैदग्ध मतलब जो बातचीत का जो तरीका होता है, कलात्मक तरीका, इससे युक्त किया है। नंददास बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं इसके। सूरदास जी के बाद जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कवि हैं वे हैं नंददास जी। नंददास बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे और शास्त्रीय ब्रज भाषा के माहिर थे, एक्सपर्ट थे। जिस प्रकार तुलसी ने संस्कृत के शब्दों को अवधी भाषा के प्रभाव में ढाल दिया, तुलसीदास जी ने संस्कृत के शब्दों को इस प्रकार प्रयोग किया कि वे अवधि के जान पड़ते हैं, उसी प्रकार से उन्होंने संस्कृत शब्दों को ब्रजभाषा के प्रभाव में ढाल दिया। मतलब जो नंददास जी हैं उन्होंने संस्कृत शब्दों को ब्रज भाषा की तरह ढाल दिया है उसी रंग रूप में। इसलिए उनके बारे में एक उक्ति प्रसिद्ध हो चली है, ये प्रसिद्ध है, ध ग्रंथ लिखा हुआ है, प्रसिद्ध हो चली है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। तो इसको आपको ऐसी ऐसी बातों को आपको कोट करना है तो बहुत ही बेहतरीन अंक आपको मिलेंगे। ब्रज भाषा के जो दूसरे महत्वपूर्ण कवि हैं वे हैं नंददास जी, और इनके इतना सुंदर इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है कि इनके बारे में कहा जाता है और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। इसी प्रकार कृपाराम की हित तरंगड़ी की भाषा भी शास्त्रीय रूप की है, शास्त्रीय रूप में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। यह रहीम और रसखान भी भक्ति काल के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। मानु तो हाँ तो वह रस खानी बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, इसको आपने पढ़ी होगी। वैसे रहीम है, तो रहीम और रसखान ने ब्रज भाषा को लावण्यमय और उच्चारण सहज बनाया है। इनकी भाषा अलंकार बहुल और चमत्कार बहुल है। इनकी भाषा में अलंकार का ज्यादा प्रयोग किया गया है, चमत्कार दिखाई देता है। इन्होंने तद्भव शब्दों का सुंदर प्रयोग किया है। तद्भव मतलब संस्कृत से उत्पन्न। कृष्णदास जी जो है हस्तछाप के कवि हैं, इनकी काव्य भाषा में भाव प्रवणता और गंभीरता है। एक प्रश्न यह भी परीक्षा में आता है कि कृष्ण भक्त कवियों ने ब्रज भाषा के लिए क्या किया, किस प्रकार विकास किया। ब्रज भाषा और जो अष्टछाप के जो कवि हैं, कृष्ण भक्त कवि हैं, उनमें क्या संबंध है, तो ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। परमानंद दास की भाषा सरल, सरस और प्रवाहपूर्ण है।
और इसके बाद चतुर्भुज दास के कीर्तन के पद बहुत ही मधुर और संगीतमय है। हित हरिवंश की भाषा संस्कृत प्रधान है और रसखान की भाषा सरल, सरस और सुंदर ब्रज भाषा है ना। मानुष हो तो वह रस खानी बसों ब्रज गोकुल गांव के बारे में ये आपने पढ़ा। इस टाइप की आप पंक्तियां आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं। मीराबाई, मीराबाई की भाषा का स्वरूप तो ब्रज भाषा का है, किंतु उसमें राजस्थानी के पद भी विद्यमान है। ब्रज भाषा जरूर है लेकिन राजस्थानी के पद भी पाए जाते हैं। तुलसीदास, इनके बारे में आपको लिखना नहीं भूलना है परीक्षा में। तुलसीदास जी भले ही राम भक्ति धारा के कवि, इन्होंने अपनी अधिकांश रचनाएं अवधि में लिखी है, लेकिन इनका संस्कृत में, ब्रज भाषा में, अवधि में, सब में समान अधिकार था। तो तुलसीदास जी राम भक्त थे, उन्होंने भगवान राम का गुणगान अवधि भाषा में किया। इन्होंने भगवान राम का गुणगान अवधि भाषा में किया, किंतु उनका जितना अधिकार अवधि पर था उतना ही ब्रज भाषा पर भी था। सूरदास की तुलना में उनकी ब्रज भाषा में तत्समता अधिक है, मतलब इन्होंने संस्कृत निष्ठ ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। सूरदास और तुलसीदास में यही अंतर है, मुख्य अंतर। ये उनकी जो रचनाएं हैं, ये उनकी कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, कृष्ण गीतावली आदि रचनाओं में ब्रज भाषा का सौंदर्य सूरदास से तुलना करता हुआ दिखाई देता है। कुछ परीक्षाओं में यह भी पूछा जाता है कि तुलसीदास जी ने इन रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है। तो ये कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, कृष्ण गीतावली, ये ब्रज भाषा में रचित रचनाएं हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें प्रयोग किया है। अब हम आ जाते हैं रीतिकालीन ब्रज भाषा पर। आइए देखते हैं रीतिकालीन जो ब्रज भाषा, इसका हम अध्ययन करेंगे। अब रीतिकाल में क्या है, सौंदर्य की प्रधानता थी, चाहे नारी सौंदर्य हो या फिर प्रकृति सौंदर्य है, जो भी हो। तो रीतिकाल में ब्रज भाषा का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया गया है। तो रीतिकाल में ब्रज भाषा एक विकल्प के रूप नहीं, एकमात्र काव्य भाषा के रूप में स्थापित हो गई। रीतिकाल में केवल ब्रज भाषा का प्रयोग हो रहा था। इस समय ब्रज भाषा अपने क्षेत्र से बाहर निकलकर व्यापकता धारण करने लगी और देखते ही देखते संपूर्ण हिंदी क्षेत्र की काव्य भाषा के पद पर आसीन हो गई। यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि रीतिकाल में पूरी काव्य भाषा के रूप में यह आसीन हो गई। इसी बात का संकेत करते हुए कविवर भिखारी दास कहते हैं, भिखारी दास जी क्या कहते हैं, ब्रज भाषा हेत ब्रजवासी न अनुमानो, ऐसे ऐसे कवि ने की बानी है सो जानिए। मतलब ये मत सोचिए कि ब्रज भाषा केवल ब्रज क्षेत्र में प्रयोग में लाया जाता है, बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में, अलग अलग प्रांतों में भी ब्रज भाषा के एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट कवि हुए हैं। क्योंकि रीतिकाल के में आरंभ से अंत तक श्रृंगार पक्ष की प्रधानता रही है। रीतिकाल में क्या है, श्रृंगार पक्ष की प्रधानता रही है, इसलिए यह स्वाभाविक था कि यह काल ब्रज भाषा की केंद्रीयता का काल बना। मतलब ब्रज भाषा में प्रचुर मात्रा में काव्य सामग्री रची गई। इस काल में ब्रज भाषा गहरे कलात्मक विवेक से युक्त हुई और नित नए नए प्रयोगों के माध्यम से अपनी चरम संभावनाओं को उपलब्ध कर सकी। इस बदलते हुए दृष्टिकोण की घोषणा करते हुए भिखारी दास जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, क्या कहा है, आगे के सुकबीर जहें तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई को सुमिरन को बहानो है। तो आगे के कवि भी यदि इसका प्रयोग करते हैं तो वही कविता है। तो ये जो पंक्तियां है ना, ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ये सब चीज आप कोट करने के लिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब जो बिहारी जो रीति सिद्ध कवि हुए हैं बिहारी, इनके बारे में क्या है, बिहारी ने भाषा की समाज क्षमता और भावों की समाहार क्षमता का इतना सफल प्रयोग किया है कि इनके दोहे उर्दू के शेरों को भी मात देने पड़े। उनके शिल्प पर मुग्ध होकर जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने सर्वेक्षण करवाया था भाषा का, जॉर्ज ग्रियर्सन को क्या कहना पड़ा कि यूरोप में कोई भी कविता बिहारी सत्ताई का मुकाबला नहीं कर सकती। इतनी बड़ी बात इन्होंने कह दी बिहारी के बारे में। आप सोचिए, बिहार मतलब वो लोग हमारे साहित्य को हे दृष्टि से देखते थे पहले, लेकिन बाद में उनको समझ में आ गया कि हमारी जो साहित्यिक जो उपलब्धियां हैं उनसे किसी भी मामले में कम नहीं है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूरोप में कोई भी कविता बिहारी सत्ताई का मुकाबला नहीं कर सकती। जॉर्ज ग्रियर्सन एक विदेशी जो भाषाविद हुए, इनका एक बहुत बड़ा कथन है। बिहारी की इसी चमत्कार शैली का उदाहरण देखिए, कहत नटरत रिझत, ये जो है, ये आपको ऐसे कुछ जो आपको बिंदुओं का कोट कर देना है, कुछ पंक्तियों का। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैना उससे 100 बात। मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह में भी जो नायक और नायिका हैं आंखों आंखों से अपनी बात कर लेते हैं। तो ऐसा आज भी होता है। आपने कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा होगा कि निगाहों से कैसी बातें होती हैं।
कई बार अभी एक शायरी भी प्रचलित रहती है कि कुछ-कुछ ऐसे शायरी चलते रहती है, खैर हटाइए वो मैं उसी से अंतर हो जाता है। तो रीति काल में ब्रज भाषा की दूसरी शैली घनानंद जैसे रीति मुक्त कवियों के काव्य में दिखती है। घनानंद भी बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं रीति काल के। ये कवि भी प्रेम मार्ग के कवि हैं, किंतु ये अपने प्रेम और कविता की सार्थकता के प्रति गहरी जवाबदेही महसूस करते हैं। इनके यहाँ प्रयास सहज शिल्प है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। घनानंद की भाषा सुनकर व्यक्ति चमत्कृत नहीं होता, बल्कि संवेदना के गहरे स्तर पर पहुंच जाता है। बहुत ही इमोशनल तरीके से इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। संवेदनशीलता की दृष्टि से इनकी भाषा ब्रज भाषा के चरम स्वरूप को व्यक्त करती है। सबसे बेहतरीन तरीके से इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है रीतिकाल में। यही कारण है इनकी भाषा में अलंकार भी आते हैं तो चमत्कृत करने के स्थान पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और ये पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको कोट करना है, इसलिए मैं ऊपर की बातों में ज्यादा जोर नहीं डाला हूं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कोटेशन प्राय परीक्षाओं में आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद की भाषा की प्रशंसा करते हुए कहा है, ये आपको मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको पता रहेगा कि आपको इसको किस तरीके से पढ़ना है। ये इनकी भाषा की प्रशंसा करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, इनकी सी विशुद्ध, सरस, शक्तिशाली ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। इसको तो आपको याद कर लेना, इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने का नहीं है। इतना बेहतरीन तरीके से इन्होंने बहुत मैच्योरिटी के साथ ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। भाषा के लक्ष्यक और व्यंजक बल की सीमा कहां तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा भी जाता है। ठीक है ना, आपको इसको याद कर लेना है। हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़े होंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो ये लाइन मिल जाएगा। भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। घनानंद जी के उन्होंने बहुत ज्यादा प्रशंसा की है। रीतिकाल के अन्य कवियों में केशवदास, देव बोधा और पद्माकर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने ब्रज भाषा की ताकत को पहचाना। इन कवियों ने ब्रज भाषा को तराश कर लालित्य से भर दिया। रीतिकाल के अन्य प्रतिष्ठित कवियों में चिंतामणि, कवि मंडन, भूषण, कालिदास, नेवाज, सुरती मिश्र, श्रीपति, कृष्ण कवि, रसलीन, दूल्हा आदि कवियों ने काव्य रचना की। रीतिकाल की समग्र काव्य प्रवृत्ति को सर्वग्राह्य सरस ब्रज भाषा से आच्छादित रखा। बहुत ही सरस और सरल और बहुत ही लुभावनी ब्रज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। आधुनिक काल में भी ब्रज भाषा में कुछ कृतियां रची गई जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, आपको जानना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं। तो ये 4 चरण हो गए, सूर पूर्व ब्रज भाषा, सूरदास युगीन ब्रज भाषा, रीतिकालीन ब्रज भाषा और आधुनिक कालीन ब्रज भाषा। आधुनिक काल की ब्रज भाषा को काव्य भाषा के रूप में जीवित बनाए रखने के लिए भारतेंदु और चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन ने काफी प्रयत्न किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रेमघन, ये दोनों महत्वपूर्ण है। भारतेंदु की ब्रज भाषा तो अत्यंत लावण्य और माधुर्य से युक्त है। लावण्य मतलब सुंदरता और मधुरता से युक्त है। फिर बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनकी जो रचना है बहुत ही प्रसिद्ध हुई है आधुनिक काल में। उद्धव शतक में कृष्ण लीला का गान अत्यंत सहज और सरल ब्रज भाषा में किया है। इन सबको आपको कोट करना है। इसी प्रकार सनेही जी ने भी अपनी प्रेम पचीसी में ब्रज भाषा की अत्यंत सुंदर छटा बिखेरा इन्होंने। इसके बाद द्विवेदी युग भी देख लेते हैं। तो जो महत्वपूर्ण जो आपकी रचनाएं इनको यहाँ पर कोट करना है। द्विवेदी युग के ब्रज भाषा कवियों ने अपने समय के विकृत समाज की रूढ़िग्रस्तता पर प्रहार किया। इस युग की काव्य धारा में सामान्य रूप से खंड काव्य, कथात्मक काव्य, मुक्तक कविता और गीत काव्य की रचना हुई। इस युग के जो प्रमुख कवि हैं वे हैं वियोगी हरि, ठीक है, पद्मश्री शर्मा, पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र, पंडित किशोरीदास, पंडित जगन्नाथ दास चतुर्वेदी, दुलारे लाल भार्गव आदि का नाम उल्लेखनीय है। इसके बाद छायावाद में भी कुछ रचनाएं हुई। जयशंकर प्रसाद जी ने भी इसमें रचनाएं की है। छायावाद युग में ब्रज भाषा के कवियों ने परंपरावादी काव्य धारा को शिल्प की दृष्टि से आगे बढ़ाया। पहले से उनको जो ब्रज भाषा प्राप्त हुई थी उसमें नवीन शिल्प का इन्होंने प्रयोग किया। इस युग में रचनाओं का शिल्प खड़ी बोली जैसा है, क्योंकि छायावादी युग में तो खड़ी बोली स्थापित हो चुकी थी और खड़ी बोली को स्थापित करने में छायावादी कवियों का बहुत ज्यादा योगदान है, लेकिन फिर भी ब्रज भाषा में रचनाएं रची जा रही थी। इस युग में ब्रज भाषा में रचना करने वाले कुछ मुख्य नाम है। गया प्रसाद शुक्ल सनेही,
डॉक्टर रमाशंकर शुक्ला रसाल, अनूप शर्मा आदि। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जयशंकर प्रसाद जैसे समर्थ कवि ने भी काव्य रचना का प्रारंभ ब्रज भाषा में किया था। जयशंकर प्रसाद जी ने भी अपनी काव्य रचना का प्रारंभ किसमें किया था? ब्रज भाषा में किया था। इसके बाद छायावादोत्तर काल में खड़ी बोली का वर्चस्व बढ़ जाने से ब्रज भाषा में काव्य भाषा की प्रवृत्ति बंद हो गई। छायावादोत्तर काल में खड़ी बोली पूरी तरह से स्थापित हो चुकी थी, तो धीरे धीरे यह प्रयोग बंद होने लगा। लेकिन इस युग के कवियों ने समसामयिक विषयों पर रचना की, जो अधिकतर मुक्तकों में संग्रहित है। इस युग की प्रमुख काव्य रचनाओं में श्याम बिहारी शर्मा कृत प्रेमोपालमी, माधव चरण द्विवेदी कृत माधव मधुप, अवध बिहारी विमलेश कृत विमल पूर्ति संग्रह आदि महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कुछ अन्य रचनाकार हैं श्री नारायण चतुर्वेदी, काका हाथरसी, बरसाने लाल चतुर्वेदी आदि ने आधुनिक युग में ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं कर ब्रज भाषा को समृद्ध किया है। तो ये छोटा सा लेक्चर था, बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। निष्कर्ष लिख सकते हैं। यूपीएससी में उतना स्कोप नहीं रहता कि आप पूरा निष्कर्ष लिखें, कुछ शब्दों में आप निष्कर्ष यहाँ पर लिख सकते हैं। आपको समय का और आपको वर्ड लिमिट का पूरी तरह से आपको ध्यान रखना है, लेकिन मैं पूरा डिटेल में इसलिए बता दिया हूँ ताकि मुख्य मुख्य बातों को आप परीक्षा में लिख सकें और आप पूरी तरह से विस्तार में आपको जानकारी रहे। तो वैसे तो ब्रज भाषा का साहित्यिक प्रयोग आदिकाल से ही मिलने लगा था, पर इस भाषा का रूप निकलकर मध्यकाल में सामने आया। मध्यकाल में कृष्ण भक्ति धारा के जो कवियों ने इसको चरम उत्कर्ष तक पहुंचाया। कृष्ण भक्ति शाखा के सभी कवियों ने ब्रज भाषा का न केवल प्रयोग किया, बल्कि उसे ऊंचाई के शिखर तक भी पहुंचाया। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ब्रज भाषा का सर्वाधिक परिष्कृत रूप हमें कहाँ दिखाई देता है? सूरदास जी की रचनाओं में दिखाई देता है। ये ब्रज भाषा का एकदम मैच्योर रूप, परिष्कृत रूप दिखाई देता है सूरदास जी की रचनाओं में। सूरदास के बाद भी रीतिकाल के कवियों ने ब्रज भाषा में रचना की। यह जरूर है कि रीतिकाल में ब्रज भाषा का वह रूप वह न रहा जो भक्ति काल में था। भक्ति काल में ब्रज भाषा का रूप बहुत ही बेहतरीन था। दरअसल भक्ति काल में ब्रज भाषा में रचना करना कवियों की कसौटी थी। कवि उसे ही माना जाता था सर्वश्रेष्ठ कवि जो ब्रज भाषा में उत्कृष्ट साहित्यिक रचनाएं रच पाता था। और आधुनिक काल में अनेक कवियों ने ब्रज भाषा में रचनाएं की हैं, जिनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता की भाषा ब्रज भाषा ही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जब कविता लिखना शुरू किया, ब्रज भाषा में लिख रहे थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, जिसको आपको परीक्षा में कोट करना ही चाहिए, क्योंकि छायावाद के अत्यंत महत्वपूर्ण कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। इन्होंने कविता लेखन की शुरुआत ही ब्रज भाषा से की और ब्रज भाषा में उनकी प्रारंभिक रचनाएं चित्राधार में संकलित हैं। इस बात को आपको कोट जरूर करना है। ब्रज भाषा में अब भी प्रचुर मात्रा में साहित्य सर्जन तो नहीं हो रहा है, पर स्रोत अभी भी सूखा नहीं है। ये जो परंपरा जो बहती हुई नदी चली आ रही है, उसका स्रोत अभी सूखा नहीं है। अब भी अनेक रचनाकार साहित्य की कई विधाओं में ब्रज भाषा में काव्य सृजन कर रहे हैं। तो कुछ साहित्यकार अभी भी रचते हैं। कवि सम्मेलन में भी आप सुन सकते हैं, ब्रज भाषा में बहुत ही बेहतरीन रचनाएं हमको सुनने को मिलती है। तो निश्चित रूप से मेरा आज का यह लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये जो कंटेंट है इसको मैं अपनी वेबसाइट पर कुछ दिनों के अंदर में अपलोड कर दूंगा, तो इसको आप वहां पर पढ़ पाएंगे। यदि मेरा आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जो बताएं कि मेरा आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभकामनाएं।